हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स तो पढ़ लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड से सिर्फ बिजनेस फर्म्स को ही फायदे नहीं होते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, बल्कि ओवरऑल नेशन और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और कस्टमर्स को सबको फायदा होता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आसान नहीं है। देयर इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर एंड लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड. So today we are going to learn about what are the various steps that the importer has to take if he has to import the goods from the foreign country. इस प्रोसीजर को पढ़ते टाइम हम बहुत सारी नई टर्म्स भी सीखेंगे और उन टर्म्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द इंपोर्ट प्रोसीजर. सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि पूरे के पूरे प्रोसीजर में 10 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. वो 10 स्टेप्स क्या हैं, यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं. तो सबसे पहले तो ये हेडिंग्स आप अपने पास नोट कर लीजिए. नंबर 1 ट्रेड इंक्वायरी, नंबर 2 प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस एंड आईसी नंबर, नंबर 3 ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, नंबर 4 प्लेसिंग द ऑर्डर, नंबर 5 ऑब्टेनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, Number 6 arrangement of finance, number 7 receipt of the shipment advice, number 8 retirement of documents, that is receipt of certain documents that are sent by the exporter, number 9 arrival of the goods and number 10 custom clearance. अब इन सारे 10 स्टेप्स की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या इस स्टेप में फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं इंपोर्टर को. सबसे पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी. देखो, अगर मैं इंपोर्टर हूं और मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए उसको सप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं, तो उन एक्सपोर्टर्स की मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी और मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर एक्सपोर्टर से मुझे अपने गुड्स इंपोर्ट करने हैं. तो सबसे पहले एक इंपोर्टर ट्रेड इंक्वायरी करता है जिसमें वो एक रिटन रिक्वेस्ट भेजता है फॉर आस्किंग सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन सा मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होगा, पेमेंट मेथड क्या होगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की, कौन सी डेट पे प्रोडक्ट डिस्पैच होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन में पूरा ऑर्डर बनके तैयार कर देगा एक्सपोर्टर. तो इस तरह की बहुत सारी इंक्वायरीज जो है वो इंपोर्टर को करनी होती हैं और वो एक एप्लीकेशन या किसी भी तरह के रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू ये इंक्वायरीज करता है. तो सबसे पहले तो इंपोर्टर को यही जानना होता है कि जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, जैसे स्पेसिफिकेशंस उसकी हैं, उस तरह के प्रोडक्ट को कौन एक्सपोर्टर जो है वो सप्लाई कर सकता है. तो सबसे पहला स्टेप होता है इंपोर्ट प्रोसीजर में कि इंपोर्टर इंक्वायरी कंडक्ट करता है, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स की वो लिस्ट तैयार करता है. वो लिस्ट वो डायरेक्टरी से या ट्रेड जर्नल से या मैगजीन से या बहुत सारे और भी सोर्सेज होते हैं, वहां से एक्सपोर्टर्स की लिस्ट तैयार होती है या अब तो वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं और फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, रजिस्टर विद DGFT. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है हर एक इंपोर्टर को, जो कहलाती है डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड की. और इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है इंपोर्टर को और वहां से उसे एक IEC नंबर मिलता है जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर. वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स बाद में तैयार किए जाते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे इस नंबर का लिखा होना जरूरी होता है. तो इसीलिए लाइसेंस होना चाहिए इंपोर्टर के पास और ये IEC नंबर होना चाहिए. उसके बाद ही वो फर्दर स्टेप्स ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट. तो जब इंपोर्टर ने इंक्वायरीज कंडक्ट कर ली और उसने एक एक्सपोर्टर फाइनलाइज कर लिया और उसने इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया रजिस्टर्ड अथॉरिटी से, IEC नंबर भी ऑब्टेन कर लिया, अब वो क्या करेगा? नाउ ही इज गोइंग टू मेक अरेंजमेंट फॉर द फॉरेन करेंसी because we know that for the purpose of import and export the payment has to be made in the currency of that country. तो इंपोर्टर को अब ये श्योरिटी चाहिए कि उसके पास वो फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट हो जाएगा जिस पर्टिकुलर कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है
और जितनी भी ये जो करेंसी रेगुलेशंस होती हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है इंपोर्टर को टू द बैंक दैट इज ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट दिस बैंक इज गोइंग टू सैंक्शन द करेंसी दैट द इंपोर्टर रिक्वायर्स टू मेक द एडवांस पेमेंट, या फिर जब बाद में पूरे गुड्स अराइव हो जाएंगे फाइनल पेमेंट के लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना इंपोर्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उस स्टेप के बिना वो आगे का प्रोसीजर कंडक्ट नहीं कर सकता है। अब जब इंपोर्टर इस बात से सेटिस्फाई हो गया, जो भी बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रखा है और उस बैंक से इंपोर्टर को सैंक्शन मिल गया फॉरेन एक्सचेंज का, तो अब ही इज रेडी टू प्लेस द ऑर्डर। अब वो ऑर्डर प्लेस करेगा फोर्थ स्टेप में और उस ऑर्डर को हम कहते हैं इंडेंट। डिटेल में इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि इंडेंट में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, किस तरह का इंडेंट होता है। तो बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करने के बाद, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद, आईसी नंबर लेने के बाद, सारी इंक्वायरीज कंडक्ट करने के बाद ही इंपोर्टर ऑर्डर प्लेस करता है। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो अब इंपोर्टर को तो वेट करना है कि वहां से उसका सामान जो है वो तैयार होकर उसकी कंट्री में पहुंच जाए। अब बाकी के जो स्टेप्स हैं वो एक्सपोर्टर लेगा और उन स्टेप्स को अभी हम बाद में पढ़ेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। अब इंपोर्टर क्या करेगा, वेट करेगा। लेकिन एक्सपोर्टर जो है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जब करेगा, जब उसको इस बात की श्योरिटी मिल जाएगी कि जो ऑर्डर इंपोर्टर ने प्लेस करा है उसकी वो टाइमली पेमेंट कर देगा। तो अब इस बात की श्योरिटी देने के लिए इंपोर्टर को एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू करवाना पड़ता है अपने बैंक से, जिस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी एलसी। इसके बारे में भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करने के बाद इंपोर्टर को क्या स्टेप लेना पड़ेगा, उसको वो एलसी ऑब्टेन करनी पड़ेगी अपने बैंक से जो इंपोर्टिंग कंट्री में बैंक है। और वो एलसी क्या होती है, गारंटी होती है बाय द इंपोर्टर्स बैंक to the exporter that whatever will be the value of import, the bank is going to pay on behalf of the importer। तो इस तरह की गारंटी के साथ जो लेटर इशू किया जाता है टू द एक्सपोर्टर बाय द इंपोर्टर्स बैंक, उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। और जब तक वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं कर देता है इंपोर्टर, जब तक एक्सपोर्टर जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो नहीं करता है। जब उसे गारंटी मिल जाती है थ्रू दिस लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उस गारंटी के बाद ही वो बाकी के स्टेप्स लेता है और तैयारी करता है टू एक्चुअली प्रोड्यूस एंड सप्लाई द गुड्स टू द इंपोर्टर। अब जब इंपोर्टर ने गारंटी दे दी तो अब उसको कम से कम इंडियन करेंसी में सारी की सारी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो है जब फाइनल पेमेंट उसे करनी पड़ेगी उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब इंपोर्टर क्या करेगा, ही इज गोइंग टू अरेंज द फाइनेंस इन एडवांस for the final payment that he has to make when the goods will finally arrive the destination of the importer। और इस तरह का फाइनेंस अरेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंपोर्टर के लिए, क्योंकि अगर टाइम पे फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाता, गुड्स अराइव हो जाते हैं, तो बहुत सारी लेट पेनल्टीज, बहुत हैवी पेनल्टीज इंपोर्टर्स पे लगा दी जाती हैं। पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके अलावा जब गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारी पेमेंट्स इंपोर्टर को करनी होती हैं। डॉक ड्यूज पे करने होते हैं, कस्टम ड्यूटीज पे करनी होती है, क्लियरेंस ड्यूटीज होती है, बहुत सारी पेमेंट्स उसको करनी होती है, नॉट ओनली टू द एक्सपोर्टर but to the various departments in the importing country also। So definitely अब इंपोर्टर आराम से नहीं बैठ जाएगा कि अब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और गुड्स आ जाएंगे बड़े आसानी से। अभी उसको फाइनेंस के लिए लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे बिफोर द गुड्स एक्चुअली अराइव हिज कंट्री। Now the next step is the importer is going to receive the shipment advice। शिपमेंट एडवाइस भी एक डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर भेजता है टू द इंपोर्टर जब वो गुड्स प्रोड्यूस कर लेता है और ये डिसाइड कर लेता है कि किस डेट को गुड्स डिस्पैच होंगे, कौन से पोर्ट से डिस्पैच होंगे, कौन से वेसल में डिस्पैच होंगे, वो वेसल नंबर क्या होगा, उन गुड्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एक्सपोर्टर भेजता है इंपोर्टर को और इंपोर्टर यहाँ पर रिसीव करता है बिफोर एक्चुअली द अराइवल ऑफ द गुड्स।
इन इंफॉर्मेशन से क्या फायदा होता है कि इंपोर्टर तैयारी कर लेता है सारी चीजों की, उसको पोर्ट ऑफ अराइवल पता चल जाता है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पता चल जाता है, टाइम पता चल जाता है, डेट पता चल जाती है, और उसी हिसाब से वो अपने नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लेता है। और शिपमेंट एडवाइस के अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, इनवॉइस है, या और भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपोर्टर तैयार करके अपने बैंक के थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ इंपोर्टर बैंक में भेजता है, और इंपोर्टर बैंक से इंपोर्टर को कलेक्ट करने होते हैं। और यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी दो तरह के होते हैं। किसी किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, और किसी पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो जो इंपोर्टर का बैंक है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर देता है इंपोर्टर को, इंपोर्टर सिर्फ रिसीप्ट के साइन कर देता है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक तभी इंपोर्टर को देगा जब इंपोर्टर फाइनल पेमेंट कर देगा इंपोर्टेड गुड्स की। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर ने तैयार करे हैं, उसके साथ जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने तैयार करा है, उसको भी कौन रिसीव करेगा? इंपोर्टर रिसीव करेगा। उसके बाद गुड्स फाइनली अराइव हो जाएंगे टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, और जब गुड्स अराइव होंगे उस टाइम क्या क्या फॉर्मेलिटीज इंपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ेंगी? उसको एक इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो कि पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज जो हैं वो इशू करेंगी, और इंपोर्टर को वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द डॉक से, जहां पर वो गुड्स अराइव हुए हैं वहां ये डॉक्यूमेंट बनकर तैयार होगा, जिसमें सारे गुड्स जो इंपोर्ट किए गए हैं उसके डिटेल्स होंगी, उसका वेरिफिकेशन होगा और अराइवल ऑफ द गुड्स का कंफर्मेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी इंपोर्टर को ऑब्टेन करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 10th स्टेप, दैट इज द कस्टम क्लियरेंस। ये स्टेप मैं अभी ब्रीफ में आपको बता रही हूँ, डिटेल में स्टेप को एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या होता है। सबसे पहले जब गुड्स अराइव हो जाते हैं तो इंपोर्टर को शिपिंग कंपनी से एक डिलीवरी ऑर्डर लेना होता है, जिसमें शिपिंग कंपनी ये कंफर्म कर देती है कि कोई भी हमारे ड्यूज बाकी नहीं है एंड दे कैन टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। फिर उसके बाद जिस डेस्टिनेशन पे वो गुड्स अराइव होते हैं उनकी भी कुछ पेमेंट्स होती हैं। वो पेमेंट्स करने के बाद इंपोर्टर को एक रिसीप्ट मिलती है जिसे कहते हैं पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीप्ट। फिर उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जो कहलाता है बिल ऑफ एंट्री। वो बिल ऑफ एंट्री में सारी डिटेल्स देता है उन गुड्स की जो उसने इंपोर्ट कराए हैं, क्योंकि जो बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर भरेगा और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उन दोनों को मैच किया जाएगा कि सारी स्पेसिफिकेशंस टैली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उस बिल ऑफ एंट्री में कस्टम ड्यूटीज इंपोज की जाती हैं, और जब इंपोर्टर वो कस्टम ड्यूटी पे कर देता है तो उसके बाद उसे रिलीज ऑर्डर मिल जाता है, और उस रिलीज ऑर्डर की बेसिस पे वो अपने गुड्स जो है उनका हैंडओवर ले सकता है। उनकी अनलोडिंग करा के अपने जो ट्रक्स होते हैं उसके जो भी उसके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है उसमें वो गुड्स लोड करा सकता है। तो कस्टम क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक इंपोर्टर को ऑब्टेन करने पड़ते हैं। नॉर्मली पूरा प्रोसीजर ही आपसे पूछा जाता है, और अगर क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो आपको सारे 10 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और हर स्टेप की एक एक दो दो लाइनों में आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इस तरह से आप इंपोर्ट प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे। और इन स्टेप्स के बीच में जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने जिनके नाम सुने हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम डिटेल में अभी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं इनका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, और इसी सीक्वेंस में आपको ये स्टेप्स भी याद होने चाहिए। So see you next time with the discussion of the export procedure. Till then, goodbye, stay healthy and connect.